हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जो कि एक स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का पेपर है जिसमें हम आज यूनिट 2 करेंगे, लिसनिंग स्किल्स। यूनिट 1 इस पेपर की ऑलरेडी अपलोडेड है इसी चैनल पर, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब हम यूनिट 2 को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है या सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स है इसके अंदर। सबसे पहला है नेटिकेट्स, देन ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशंस एंड देन नोट टेकिंग। इन टॉपिक्स के पहले हम ये समझेंगे कि लिसनिंग स्किल्स क्या होता है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं लिसनिंग स्किल्स के। सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। लिसनिंग स्किल्स जो है वो बहुत इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स है। उसमें आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको किस तरीके से रिसीव कर रहे हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, यह डिपेंड करता है आपकी लिसनिंग स्किल्स पर। स्पेशली लिसनिंग स्किल्स आपकी कब काम आती है, जब आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि लिसनिंग माने क्या होता है, सुनना, है ना। कुछ चीज़ लिखी हुई है तो उसको तो आप सुनोगे नहीं, वहाँ पे आपकी रीडिंग स्किल्स काम आएगी, जो कि आपकी नेक्स्ट यूनिट भी है, ठीक है। तो जो लिसनिंग स्किल्स है, जब आप बातचीत कर रहे हैं या फिर आप जो है कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे आप ये वाली वीडियो देख रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, या फिर आप कोई ऑडियो बुक सुन रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं उसको किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो आपकी लिसनिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। बिना लिसनिंग स्किल्स, यानी कि आपके पास अगर लिसनिंग स्किल नहीं है तो आप किसी भी मैसेज को अच्छी तरीके से ना रिसीव कर पाएंगे, ना उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी मैसेज को या किसी भी इंफॉर्मेशन को जो दूसरे आपके साथ शेयर कर रहे हैं ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस, उसको एक्यूरेटली रिसीव करने के लिए लिसनिंग स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स है। अगर आपके अंदर बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल्स है तो आप उसको अपने रिज्यूमे में भी डाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो लिसनिंग स्किल्स होती है वह एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को क्या करती है, हेल्प करती है। माने अगर आप चाहते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो तो वह आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स पर ही डिपेंड करेगी। यह एक की एलिमेंट होता है, हम कह सकते हैं, टू क्लियर कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन एंड पोजिशंस यू एज अ वैल्यूएबल टीम मेंबर। माने आप अपनी टीम में एक वैल्यूएबल टीम मेंबर की तरह देखे जाओगे अगर आपके अंदर अच्छी लिसनिंग स्किल्स होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या आप एक अच्छे लिसनर हो या नहीं हो। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, इनको पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। आपको यस और नो में आंसर करना है, ठीक है। पहला है, यू ऑफन इंटरप्ट अदर्स व्हेन दे आर टॉकिंग। जब लोग बोल रहे होते हैं, ठीक है, आप बातचीत कर रहे हैं, लोग कोई बोल रहा है तो आप बीच में बार बार उसे इंटरप्ट कर रहे हो, यस या नो। आप अपने जो है दिमाग में या तो कर लो यस नो या फिर कहीं लिख लो। दूसरा है, टॉक व्हेन अदर्स आर टॉकिंग। जब दूसरे बोल रहे हैं तो आप बीच में बार बार बोल रहे हैं। फिर है, जंप टू कंक्लूजन लॉन्ग बिफोर द स्पीकर इज फिनिश्ड टॉकिंग। माने कोई इंसान, कोई स्पीकर बोल रहा है किसी बारे में और आप बिना उसकी पूरी बात सुने ही पहले ही कंक्लूजन पे पहुंच गए हो, ठीक है। फिर है, ऑफन आस्क पीपल टू रिपीट देमसेल्व्स। माने कोई, किसी ने कुछ बोला और आप बार बार ये रहता है आपका कि एक बार दोबारा बोलना आपने क्या बोला, माने आपका ध्यान ही नहीं था, है ना। फिर है, लेट योर फीलिंग टूवर्ड्स द स्पीकर कम बिटवीन योर लिसनिंग एबिलिटी। माने जो इंसान कुछ बोल रहा है आप वो तो कम ध्यान दे रहे हो उस पर सुनने पे, आप ज़्यादा ये ध्यान दे रहे हो कि ये इंसान तो ऐसा है। आप जो भी उसके बारे में सोचते हो वो आप सोचे जा रहे हो बातचीत के दौरान और आप उसकी बात पे कम ध्यान दे रहे हो। अगर इनके आंसर में आपका येस है, सारे में या ज़्यादातर में येस है, माने आपको अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिसनिंग स्किल्स को क्यों इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्यों लिसनिंग स्किल्स का होना ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है लिसनिंग स्किल्स की। यहाँ पे तो काफ़ी शॉर्ट में बताया हुआ है, जैसे कि लिसनिंग स्किल्स बिल्ड्स ट्रस्ट, हेल्प टू अंडरस्टैंड अदर्स, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, इन्हांस लर्निंग, है ना। जो लिसनिंग स्किल्स होती है वो अच्छी कम्युनिकेशन का एक वाइटल पार्ट होती है, बहुत अहम हिस्सा होती है। जो अगर आपके पास क्या नाम है, अच्छी लिसनिंग स्किल है तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी अच्छी होंगी, वो भी इम्प्रूव होंगी। अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो आपकी जो रिलेशनशिप्स है, चाहे वर्क प्लेस पे हो या सोसाइटी में हो, वो भी इम्प्रूव होने लगेंगे। आप जो डिसीजन है वो और इफ़ेक्टिवली ले सकोगे और एक क्या करोगे,
एग्रीमेंट पे पहुंचना है किसी, ठीक है, आप जल्दी से कोई डिसीजन लेना है, इफेक्टिवली कुछ करना है या बोलना है, तो आप उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी आपकी लिसनिंग स्किल से। और क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। पहला है रिड्यूसेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो क्या होगा, आप बार बार मिस इंटरप्रेट करोगे। किसी ने कुछ कहा, आपने उसे मिस इंटरप्रेट करा, माने सही से नहीं समझा क्या पर्सपेक्टिव है बोलने वाले का, या क्या उसका सही तरीके से वह कहना चाह रहा है, क्या इंटेंशन है उसकी, आप वह अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, मिस इंटरप्रिटेशन होगी। और मिस इंटरप्रिटेशन होने से क्या होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह बढ़ेगी। लेकिन वही आपकी अच्छी लिसनिंग स्किल्स है, आप अच्छे से सुन रहे हैं, ठीक है। आगे हम लिसनिंग स्किल्स के टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। तो आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, जिससे क्या होगा, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वह कम होगी। सेकंड है इट बिल्ड्स एम्पैथी, ठीक है। जो एम्पैथी होती है ये बहुत इसेंशियल होती है टू इफेक्टिव लिसनिंग। आप क्या सामने वाला स्पीकर जो है बोल रहा है, सिर्फ उस पर ध्यान नहीं दे रहे, उसके शब्दों पे ध्यान नहीं दे रहे, साथ साथ क्या वह इमोशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे सैडनेस हो गया, जॉय हो गया, आप उसको भी ध्यान से क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, फोकस ज़रूरी है, एनर्जी ज़रूरी है, फोस्टरिंग ओपन कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। फिर है लिमिट्स जजमेंट्स। अगर आपकी अच्छी लिसनिंग स्किल्स है तो इट रिड्यूसेस जजमेंट्स, ठीक है। जब आप एक्टिवली लिसन करोगे तो आप पूरे की पूरा आपका फोकस होगा कन्वर्सेशन पे। जो स्पीकर का पर्सपेक्टिव है, जो कोई बोल रहा है कुछ, आप उसके पर्सपेक्टिव को बिना किसी जजमेंट के सुनोगे, ध्यान से सुनोगे, उस पर क्या करोगे, फोकस करोगे। जिससे क्या होगा, जो भी इंसान आपको जो मैसेज देना चाह रहा है वो आप उसको क्लियरली सुन पाओगे, है ना, मतलब क्लियरली समझ पाओगे उसको, जजमेंटल नहीं होगे ज़्यादा। फिर है इम्प्रूव्स बिजनेस रिलेशनशिप्स। माने इफ़ यू वर्क इन अ कस्टमर सेंट्रिक और इंटरएक्टिव रोल, योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर क्रूशियल टू योर सक्सेस, है ना। अगर आप देखें, आप वर्क प्लेस पे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे हमने लास्ट वाली यूनिट में भी डिस्कस किया था। तो कम्युनिकेशन स्किल्स कब अच्छी होगी, जब आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होगी। प्रैक्टिसिंग गुड लिसनिंग विद कलीग्स कैन हेल्प बिल्ड स्ट्रोंगर रिलेशनशिप्स एंड अर्न यू ग्रेटर रिस्पेक्ट। फिर है इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अगर जो लिसनिंग स्किल्स है वह अच्छी होगी तो आप जो वर्क प्लेस है या घर हो गया, वहाँ पे जो है सक्सेस, ठीक है, आपको सक्सेसफुल होने में हेल्प करती है आपकी लिसनिंग स्किल्स। गुड लिसनर्स आर बेटर एट रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्टेशन, मेकिंग इट अ वैल्यूएबल स्किल इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड मीटिंग्स। अगर आप एक अच्छे लिसनर है तो जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाएंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है लोगों की वो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। जब आप अच्छे से चीज़ों को रिटेन कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तभी तो आप आउटपुट भी अच्छा दे पाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वह इंक्रीज होगी। While people often feel the need to talk a lot to contribute, listening is arguably more important, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर कोई डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे सिर्फ बोलना 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 ही आना चाहिए, अच्छी स्पीकिंग स्किल होने से ही आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप सिर्फ बोलना आता है लेकिन आपको सुनना नहीं आता, आपको लिसनिंग स्किल्स नहीं आती, ठीक है, आपके पास लिसनिंग स्किल्स नहीं है अच्छी, तो आप बोलेंगे भी क्या, जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, आप चीज़ों को समझेंगे ही नहीं। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से सुनेंगे, सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या किस मुद्दे पे वो किस डायरेक्शन में बात करना चाह रहा है, ठीक है, आप जब उसको अच्छे समझेंगे तभी तो आप अच्छे से बोल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो हमारी लिसनिंग स्किल है वह प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करती है और मिसअंडरस्टैंडिंग को रिड्यूस करती है। फिर है इन्हांस लीडरशिप स्किल्स। एक अच्छे लीडर बनने के लिए आपके पास एक्टिव लिसनिंग स्किल होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो आपकी टीम है आप उनके साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, जो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है लोगों के वो समझ पाएंगे और मिसकम्युनिकेशन को प्रिवेंट कर पाएंगे। अ गुड लीडर ऑल्सो इंश्योर्स एवरीवन फील्स रिस्पेक्टेड एंड हर्ड, ऑफरिंग सपोर्ट वेन एवर पॉसिबल। फिर है प्रोवाइडिंग फीडबैक। माने प्रोवाइडिंग फीडबैक टू स्पीकर रिक्वायर्स एक्टिव लिसनिंग। आपको किसी को फीडबैक देनी है, आपके मान के चलो कोई मीटिंग हुई या फिर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, स्पीकर ने
बोला कुछ, ठीक है, आपको फीडबैक देनी है। जब तक आप अच्छे से उसकी बात को सिर्फ सुनेंगे नहीं, और सिर्फ सुनना नहीं है, समझना भी है, एक्टिव लिसनिंग करनी है। जब तक आप उसकी बात को समझेंगे भी नहीं, रिटेन नहीं करेंगे, उसने क्या क्या बोला, कैसे बोला, पर्सपेक्टिव नहीं समझा आपने, तब तक आप फीडबैक भी अच्छी नहीं दे पाएंगे, है ना। द पर्पज ऑफ फीडबैक इज टू सिग्नल टू द स्पीकर दैट यू आर इंगेज्ड। फीडबैक कैन बी ईदर वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। फिर है इन्हांसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में लिसनिंग स्किल्स जो है बहुत ग्रेटर रोल प्ले करती है। फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है एक्टिव लिसनिंग। ये बहुत कॉमनली आपने सुना होगा हर जगह की एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। ये मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ लिसनिंग स्किल्स है। It involves giving your full attention to the speaker, making eye contact, nodding, and providing verbal and non-verbal cues to show that you are engaged in the conversation. ठीक है, माने आप क्या है, आप स्पीकर की बात को सुन रहे हैं, आपको पूरा अटेंशन स्पीकर पे रखना है अपना, ठीक है। आई कांटेक्ट रखना है, ऐसा नहीं है स्पीकर बोल रहा है और आप हवा में उधर उधर देखे जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। बीच बीच में थोड़ा नोट भी करना है, माने थोड़ी गर्दन हिलानी है कि आप सुन रहे हैं। आप स्पीकर को लगना चाहिए कि आप इंगेज्ड है कन्वर्सेशन में। एक्टिव लिसनिंग जो है वो ट्रस्ट को बिल्ड करने में हेल्प करता है। साथ साथ इट डिमॉन्स्ट्रेट योर जेन्युइन इंटरेस्ट इन व्हाट दे हैव टू से, राइट। In your professional life, active listening can enhance your leadership skills, improve customer relations, and foster a more collaborative work environment. Then है reflective listening. Reflective listening जो है वो एक्टिव लिसनिंग के एक स्टेप और आगे है। माने यहाँ पे सिर्फ आपको स्पीकर के वर्ड्स को नहीं सुनना, बल्कि उसके इमोशंस और फीलिंग्स को भी सुनने की, समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। You practice reflective listening. You strive to understand the speaker's perspective and then convey the understanding back to them. ठीक है, आपको उनके इमोशंस और फीलिंग्स को समझना है, माने आपको उनका पर्सपेक्टिव समझना है। दिस टाइप ऑफ लिसनिंग कैन बी इनक्रेडिबली एम्पावरिंग इन पर्सनल रिलेशनशिप एज इट शोज दैट यू केयर अबाउट द अदर पर्सन's फीलिंग एंड आर विलिंग टू वैलिडेट देयर एक्सपीरियंसेस। इसके जैसे ही लगभग सेम है एम्फेथेटिक लिसनिंग। इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको स्पीकर को सुनना है, उसके वर्ड्स जो वो बोल रहा है वो तो सुनने हैं, साथ साथ उसके पर्सपेक्टिव, फीलिंग, इमोशन को भी समझना है, बट यू हैव टू जेन्युइनली एम्फेसाइज विद देम, राइट। Empathy is the ability to put yourself in someone else's shoes and feel what they are feeling. When you practice empathetic listening, you show compassion and support, making the speaker feel heard and valued. This skill can be a game changer in the professions that involve counseling, coaching and caregiving. ठीक है, कुछ ऐसे प्रोफेशंस होते हैं जैसे कि आपको काउंसलिंग करनी है, ठीक है, या फिर नॉर्मल आप का जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उसमें भी एम्फेथेटिक लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जहाँ पर आप सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ समझ नहीं रहे हैं, बल्कि ऐसा भी दिखा रहा है कि आप सच में जो सामने वाला है क्या फील कर रहा है, आप वो चीज़ समझ पा रहे हैं, आप खुद भी वो चीज़ फील कर पा रहे हैं, ठीक है। इससे जो आपकी कम्युनिकेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और साथ साथ ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। फिर है क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग में क्या होता है, ये ज़्यादातर वर्क प्लेस पे बहुत काम आती है, बहुत वैल्यूएबल होती है, जिसके अंदर आप चीज़ों को क्या करते हैं, जो भी स्पीकर इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है उसको सुनते हैं, एनालाइज करते हैं और साथ साथ इवेलुएट भी करते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग एट फेस वैल्यू, क्रिटिकल लिसनर्स क्वेश्चन, कंपेयर एंड एसेस द वैलिडिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। आपको सिर्फ ये नहीं करना स्पीकर ने कुछ प्रेजेंट किया, कोई इन्फॉर्मेशन आपने देख ली, आपने समझ ली, बस हो गया, नहीं। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे, आपको जहाँ पर भी डाउट होगा, और आप कंपेयर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। आप जो वैलिडिटी है इन्फॉर्मेशन की उसको खोजने की कोशिश करेंगे। जो क्रिटिकल लिसनिंग होती है, इट हेल्प्स यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है, हेल्प यू टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क एंड कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन। फिर है डिस्क्रिमिनेटिंग लिसनिंग। इसमें बेसिकली क्या होता है, आप जो डिफरेंट साउंड्स हो गई या जो सटल वेरिएशंस होती है स्पीच में, उसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। ज़्यादातर ये कुछ ऐसे प्रोफेशन या प्रोफेशनल फील्ड्स में यूज़ होती है, जैसे कि म्यूज़िक हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया, या फिर टेलीकम्युनिकेशंस हो गया, ठीक है। एवरीडे लाइफ में भी ये आपको हेल्प कर सकती है, जिसमें आप जो इम्पोर्टेंट छोटी डिटेल्स होती है उसको नोटिस करते हो, ठीक है, जो जनरली हम मिस कर देते हैं। इट कैन बी अ वैल्यूएबल स्किल व्हेन
learning a new language or trying to improve your communication in multicultural environment. अब देखते हैं नेटिकेट। नेटिकेट क्या होता है? ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक है नेट और एक है एटिकेट। ठीक है, ये क्या होता है? ये रूल्स ऑफ कंडक्ट होता है जिसमें आपको इंटरनेट पे जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करना है, एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, राइट? क्योंकि आजकल सिर्फ कम्युनिकेशन ऐसे तो नहीं होता कि लेटर्स पे लेटर लिख के आप किसी को मैसेज भेज रहे हो या फिर आप सिर्फ सामने से बातचीत कर रहे हो, है ना? आजकल ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो हमारी इंटरनेट पे हो रही है, थ्रू सोशल वेबसाइट्स या फिर जो सोशल मीडिया है हमारी, उससे ज़्यादातर कम्युनिकेशन होती है। तो आपको इंटरनेट पे कैसे रहना है, ठीक है, क्या वहाँ पर रूल्स ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? एटिकेट कहलाते हैं। इट इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज एटिकेट फॉर द इंटरनेट। These are not legally binding rules but recommended rules of etiquette. Etiquette is mostly used for dealing with unknown people on internet. ठीक है, अब सिंपल सी बात है, आप जैसे मान के चलो किसी से बात कर रहे हो ऑनलाइन, आप जिसको जानते हो उससे तो आप सामने से ही रिस्पेक्टफुली बात करोगे, बट आप जिसको नहीं जानते, आप अननोन किसी को बात कर रहे हो इंटरनेट पर, तो आपको वहाँ पे भी कैसे रिस्पेक्टफुली रहना है। बहुत से लोग जो होते हैं वो बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्यों है नेटिकेट? क्योंकि आजकल ज़्यादातर हमारी जो कम्युनिकेशन है वह इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होती है, इंटरनेट पर ही होती है, ठीक है। इसलिए आपको जो दूसरे लोग हैं उनकी फीलिंग्स को भी समझना है, उनकी तरफ क्या है, सेंसिटिव रहना है, ठीक है। यू नीड टू बी सेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग व्हेन यू कम्युनिकेट। इट इज़ वेरी ईजी टू मिस इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ अ मैसेज रिसीव्ड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। कोई भी आप जब फेस टू फेस बात कर रहे हैं तो आप किसी भी इंसान के फेशियल एक्सप्रेशंस को भी देख रहे हैं, है ना? वो क्या कहना चाह रहा है, आप वो बोल रहा है, आप उसे सुन रहे हैं, आप उसकी टोन से समझ पा रहे हैं कि वो कोई बात किस इंटेंशन से या क्या पर्सपेक्टिव के साथ बोलना चाह रहे हैं। पर अगर सिर्फ एक मैसेज में आप किसी को कुछ लिख के भेज रहे हैं इंटरनेट पर, ठीक है, तो वहाँ पर आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे, वहाँ पे सिर्फ वर्ड्स है आपके सामने। तो कोई भी चीज़ों को बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से अलग अलग तरीके से लोग क्या कर सकते हैं, मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा माइंडफुल रहना है, ठीक है। आप जब भी कुछ इंटरनेट पे पोस्ट कर रहे हैं या फिर किसी को रिप्लाई कर रहे हैं, कोई अननोन है, ठीक है, या फिर किसी ने कुछ पोस्ट किया हुआ है आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी इंटरप्रिटेशन ये सब। फिर कुछ हम रूल्स देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पहला है बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। जब भी ऑनलाइन इंटरेक्शन होती है तो आपको रिस्पेक्टफुल रहना है, ठीक है। आपको पोलाइट तरीके से क्या करना है, बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, दूसरे के जो ओपिनियन है उनको रिस्पेक्ट करना है, ना कि पर्सनल अटैक करना है। टॉलरेंस रखनी है, ओपन माइंडेडनेस रखनी है जब भी आप डिजिटल कम्युनिकेशंस करें। फिर है कम्युनिकेट क्लियरली। आप जो भी बोले या जो भी आप कहना चाह रहे हैं लिख कर या ठीक है वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ अपनी बातों को रखना है, ठीक है। ऐसे घुमा घुमा के बात नहीं करनी जो ईजिली क्या हो जाए, मिस इंटरप्रेट कर ले कोई भी। आपको बातों के साथ साथ, मैसेज के साथ साथ आपको अपनी ग्रामर, पंक्चुएशन, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और कुछ स्लैंग्स होते हैं उन सबको अवॉइड करना है, ठीक है। जो फिर है मेंटेन प्राइवेसी। आपको प्राइवेसी मेंटेन करनी है। कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो गई, कुछ फ़ोटोज़ हो गई, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी और की आपको फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स जो है बिना उसके कंसेंट के कहीं अपलोड नहीं करनी, ठीक है। और खुद की भी नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि ये आजकल आपको पता ही है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा, और बढ़ते ही जा रहे हैं। इसलिए प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ both your own and others information. Avoid sharing sensitive content such as personal details, photos or financial information without explicit consent. ऑनर रिक्वेस्ट फॉर डिस्क्रिशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर है अवॉइड शाउटिंग। मतलब आप जब लिख रहे हैं, ठीक है, मान के चलो आपने कुछ पोस्ट किया या फिर आपने कुछ मैसेज लिखा, तो ऐसा मत करो कि सारे जो वर्ड्स आपने पूरा कैप्स लॉक में लिख दिया, है ना, सब कुछ आपने देखो जैसे कि ये लिखा है ऑल कैप्स, ये सारे कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, तो ये ऐसा दिखने में लगता है कि जैसे आप शाउट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। फिर है बी माइंडफुल ऑफ योर ऑडियंस। आपकी जो लैंग्वेज है, जो टोन है आपका, जब आप लिखते हैं ना तो उसमें भी एक टोन होती है, तो आपको उसका ध्यान रखना है,
ठीक है, वट वर्क्स ऑन अ प्रोफेशनल नेटवर्क लाइक लिंक्डइन मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अ कैजुअल फोरम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, कई जगह ऐसा होता है आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल टोन में लिखना होता है या कुछ पोस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, बोलना होता है, लेकिन कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे आपका इनफॉर्मल भी कर सकते हो। अब लेकिन ऐसा नहीं कि आप कहीं प्रोफेशनल कोई मान के चलो आपकी वेबसाइट है कोई, ठीक है, एजुकेशनल वेबसाइट है, वहाँ पर आप इतना इनफॉर्मल होके लिख रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, आप किस प्लेटफॉर्म पर हो। ठीक है, फिर है प्रूफ रीड योर मैसेज, माने आप कुछ भी टेक्स्ट ईमेल कर रहे हो या पोस्ट कर रहे हो कुछ भी, तो उसको एक बार पोस्ट करने से पहले दोबारा पढ़ लो, दोबारा देख लो, रिव्यू कर लो, क्या स्पेलिंग्स ठीक है, ग्रामर, पंक्चुएशन, ये सब एरर तो नहीं है। उसके साथ साथ आप जो लिखना चाह रहे हो, उस आप जो कहना चाह रहे हो वो चीज़ ढंग से क्लियरली आपने लिखी है, बातें घुमा घुमा के तो नहीं लिख दी है, ये भी देखना है। ठीक है, और मेंटेन योर क्रेडिबिलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म ऑनलाइन। देन कम टू ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन। ऑडियो बुक क्या होता है? ये किसी भी बुक की एक रिकॉर्डेड रीडिंग होती है जो आप सुनते हो। ठीक है, जैसे कि आजकल बहुत फेमस है कुकू एफएम हो गया, पॉकेट एफएम हो गया, और भी है बहुत सारे ऐप्स जहाँ पर आप ऑडियो बुक्स जो है वह सुन सकते हैं। अब ऑडियो बुक जो है वह सुनने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ठीक है, जो ऑडियो बुक होते हैं या फिर उसमें बहुत सारी किताबें भी होती है, पॉडकास्ट भी होते हैं जो इनकी आपको ऑडियो मिल जाती है कई सारे ऐप्स पर। तो इससे फ़ायदे होते हैं, जैसे आपकी जो मेमोरी है वो है इम्प्रूव होती है, लिसनिंग स्किल्स इन्हांस होती है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इमेजिनेशन बूस्ट होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मल्टीटास्किंग बन जाते हैं आप। ठीक है, आप साथ साथ सुन भी रहे हैं और साथ साथ कुछ काम भी कर रहे हैं। उसके अलावा आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है और जो प्रोनाउंसिएशन है वह इम्प्रूव होती है। उसके अलावा आपकी जो वोकैबुलरी है वह इम्प्रूव होती है अगर आप ऑडियो बुक सुनते हो। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन हो गया आपका। ठीक है, ऑडियो बुक्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड एंटिसिपेट इवेंट इन कंटेंट। फिर है लिटरेसी। लिटरेसी तो सिंपल सी बात है, वो तो बढ़ेगी अगर आप ऑडियो बुक्स जो है वह सुनेंगे तो। फिर है इम्प्रूव लिसनिंग स्किल्स, वो तो हमें इम्प्रूव करनी है लिसनिंग स्किल्स, है ना। आप अगर ऑडियो बुक सुनते हैं तो क्या होता है, आपको फोकस होकर सुनना पड़ता है बिल्कुल सब कुछ समझने के लिए। इससे जो है आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती है, आप डेली आपको एक हैबिट पड़ जाती है एक्टिव लिसनिंग की। फिर उसके बाद है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। व्हेन यू फील कॉन्फिडेंट इन योर लिसनिंग एबिलिटीज़ इट कैन ट्रांसलेट इनटू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन स्किल्स इन फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जब आपको हैबिट हो जाएगी कि आप ऑडियो बुक सुन रहे, डेली सुनते हैं आप, तो आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग स्किल्स डेवलप होगी, और अगर आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स अच्छी हो गई तो कम्युनिकेशन तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। फिर है एक्सेस टू डाइवर्स पर्सपेक्टिव। ऑडियो बुक और जो पॉडकास्ट होते हैं उसके अंदर कई तरह की व्यू पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, है ना, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट कल्चर्स और पर्सपेक्टिव को लेके वो ब्रॉडन होती है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्कशन की। डिस्कशन भी एक क्रूशियल एलिमेंट है, हम कह सकते हैं, जिससे आपकी जो लिसनिंग स्किल्स है वो डेवलप हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर आप एक्टिवली एंगेज होते हैं, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं और किसी चीज़ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप एक्टिवली क्या होते हैं उसमें एंगेज होते हैं, आप ध्यान से सुनते हैं कि जो सामने वाले वे है क्या कह रहे हैं, फिर आप उसको लेकर क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, अलाउिंग दैम टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन बट ऑल्सो बिल्ड अपॉन अदर्स आइडियाज़, refine their own viewpoints and ultimately communicate more effectively in collaborating setting. ठीक है, essentially a discussion forces you to actively listen to fully participate and contribute meaningfully. जब आप डिस्कशंस करते हैं, आपके डिस्कशंस ग्रुप होंगे, तो उसमें आप तभी अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे जब आप अच्छे से सुन रहे होंगे और चीज़ों को समझ भी रहे होंगे। फिर है नोट टेकिंग। नोट टेकिंग क्या होता है? जब आप साथ साथ नोट्स बनाते हैं ना, की पॉइंट्स लिखते जाते हैं आप, जैसे कि टीचर पढ़ा रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, अब टीचर पढ़ा रहे हैं, वह लेक्चर दे रहे हैं, आप ऐसे तो नहीं है ना सब कुछ लिख देंगे, आप ध्यान से सुनेंगे उनको और फिर आप की पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए आपको, अच्छी लिसनिंग स्किल ही तो चाहिए नोट टेकिंग के लिए, जिसमें आप ध्यान से सुन रहे हैं कि टीचर क्या समझा रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, क्या व्यू पॉइंट है, क्या टॉपिक है, क्या सब टॉपिक है। ठीक है, तो उसको आप की पॉइंट्स में क्या करेंगे, लिखेंगे, क्या समरी के तरह आप उसको लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, इसेंशियल डिटेल्स को लिखेंगे,
जिससे आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। फिर जो नोट टेकिंग होती है वह क्यों इम्पोर्टेंट होती है लिसनिंग स्किल्स के लिए। जैसे अभी मैंने बताया कि जब आप नोट टेकिंग करते हो, जब आप स्पीकर कुछ बोल रहे हैं साथ साथ लिखते हो, तो आप उस पर बहुत अच्छे से फोकस करते हो, तभी आप अच्छे से नोट टेकिंग कर पाओगे, तभी आप की पॉइंट्स को अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है जो लिखनी चाहिए नहीं लिखनी चाहिए, उसका आप फिल्टर तभी कर पाओगे जब आप अच्छे से सुनोगे, जब आप एक्टिव लिसनिंग करोगे, तो उससे आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल इंप्रूव होगी। दूसरा, आपकी मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, बाय रिकॉर्डिंग की आइडियाज एंड डिटेल इन योर नोट्स you create a tangible record to revisit later, significantly improving your ability to remember what was said। जब आप साथ साथ की पॉइंट्स लिखते हैं, तो आपको अगर बाद में दोबारा से वो टॉपिक पढ़ना है कि भाई उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, या उस क्लास में मैम ने या सर ने क्या पढ़ाया था, तो आप वापस जाके उन नोट्स को क्या कर सकते हो, रिविजिट कर सकते हो, उनको दोबारा से देख के जो है याद कर सकते हो कि क्या उस मीटिंग में डिस्कस हुआ था। ठीक है, तो उससे आपकी मेमोरी रिटेंशन पावर जो है वह अच्छी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग आपकी इन्हांस होगी। कैसे? सेलेक्टिंग व्हाट टू राइट डाउन फोर्स यू टू एनालाइज द इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, इन्हांसिंग योर क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। माने आप अब स्पीकर तो बहुत कुछ बोलता है ना, आप वो थोड़ी आपके लिए बस कि मैं ये की पॉइंट्स बोल रहा हूँ आप ये लिख लो। जब कोई कुछ पढ़ा रहा है, जैसे टीचर पढ़ा रहा है, तो वहाँ पर आप बहुत ध्यान से सुनते हो कि मुझे कौन कौन से की पॉइंट्स ऐसे लिखने हैं जिससे मेरे को बहुत सारा अपना लिखना पड़े, और ऐसे की पॉइंट्स हो जाए कि मैं जब उसे बाद में पढ़ूँ तो मुझे सब कुछ याद भी आ जाए। उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक्टिव लिसनिंग तो चाहिए ही चाहिए कि आप ध्यान से सुन रहे हो, बट ये भी तो चाहिए कि मैं कैसे फिल्टर आउट करूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कौन से हैं। तो उसके लिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, तो इससे आपकी वो भी इन्हांस होगी। फिर है ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। आप बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हो। ठीक है, किस स्ट्रक्चर में आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, बुलेट पॉइंट लिखने हैं, की फ्रेजेस क्या लिखने हैं। ठीक है, आप इससे सीख जाते हो कि किस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है उनको अच्छे से स्ट्रक्चर किया जाए। फिर है स्टडी एंड रिव्यू टूल। वेल स्ट्रक्चर नोट प्रोवाइड अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर फ्यूचर स्टडिंग, अलाउइंग यू टू एफिशिएंटली रिव्यू मटेरियल एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। ये तो आपको पता ही होगा। फिर है फोकस एंड एंगेजमेंट। द फिजिकल एक्ट ऑफ राइटिंग नोट्स कैन हेल्प यू स्टे फोकस्ड एंड एंगेज्ड ड्यूरिंग अ लेक्चर और कन्वर्सेशन, मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, जब आप नोट टेकिंग करते हो तो आप बहुत ध्यान से सुनते हो, आपको बिल्कुल फोकस होकर सुनना पड़ता है आसपास क्या हो रहा है, फिर आपको उन डिस्ट्रैक्शन पे ध्यान नहीं जाता। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है कि क्या नोट टेकिंग और नोट मेकिंग सेम है? नहीं, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। नोट टेकिंग रेफर टू द प्रोसेस ऑफ राइटिंग डाउन और रिकॉर्डिंग द की पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन नोट मेकिंग क्या है? इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग, कंबाइनिंग एंड सिंथेसाइजिंग आइडियाज यू हियर और रीड। अब देखो, पहले ये देखते हैं तब समझ आएगा क्या है। नोट टेकिंग में क्या होता है? इट यूजुअली हैपन्स वाइल लिसनिंग, लेकिन नोट मेकिंग यूजुअली हैपन्स वाइल रीडिंग। क्या होता है? जब आप कोई बोल रहा है, ठीक है, या फिर आप कोई ऑडियो सुन रहे हो, वहाँ से आप नोट्स बना रहे हो, की पॉइंट्स लिख रहे हो, तो वो होता है नोट टेकिंग। लेकिन जब आप कोई किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके सामने किताब रखी है, आप उसे पढ़ रहे हो, या फिर कोई पीडीएफ है आप उसे पढ़ रहे हो और वहाँ से आप नोट्स बना रहे हो, तो वो होता है नोट मेकिंग। ठीक है, इसलिए जो नोट टेकिंग होता है वो क्या होता है? वो फास्टर होता है नोट मेकिंग से। नोट मेकिंग में आप क्या करते हो? किताब रख के आप आराम से पढ़ रहे हो और आपने जो आपको इंपॉर्टेंट लिखा लगा वो लिख लिया। लेकिन अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया कि इस पैराग्राफ में मैंने क्या पढ़ा या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था, तो आप उसे दोबारा पढ़ लोगे, तिबारा पढ़ लोगे। लेकिन नोट टेकिंग में क्या होता है? ये फास्टर प्रोसेस होता है। माने कोई सामने आपके बोल रहा है तो आप उसे थोड़ी बोलोगे, कॉन्फ्रेंस में बीच में रोके दोबारा बोल दो मैंने नोट नहीं लिया, या मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं लिख पाई, मैं नहीं समझ पाई क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो नोट टेकिंग क्या होता है? एक फास्टर प्रोसेस होता है। सामने वाला बोल रहा होता है और आपको साथ साथ सुनना भी होता है, साथ साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग से ये फिगर आउट भी करना होता है कि कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मैं कौन से लिखूँ और कौन से नहीं लिखूँ। फिर है जो नोट टेकिंग है, इट इन्वॉल्व्स मोर ऑफ द ओरिजिनल स्पीकर्स लैंग्वेज, और नोट मेकिंग में क्या है? ऑफन इन्वॉल्व्स योर ओन लैंग्वेज। ठीक है, क्योंकि जब स्पीकर बोल रहा होता है तो आप जल्दी जल्दी फिगर आउट करते हैं कि मैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूँ नहीं लिखूँ, तो आप सेम ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स ही उसके लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन जो नोट मेकिंग होती है उसको आप किसी किताब को पढ़ा आपने, आप उस पर रिव्यू लिख रहे हैं या नोट्स ही बना रहे हो, तो उसमें आप अपने खुद के वर्ड्स भी लिख देते हैं। जो नोट टेकिंग होती है इजीली फॉरगॉटन, और नोट मेकिंग नॉट इजीली फॉरगॉटन। क्यों? क्योंकि कोई बोल रहे हैं, आप वहीं से नोट बना जल्दी जल्दी नोट बना रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको जल्दी भूल सकते हैं। फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बार बार आके देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपने जो भी नोट्स लिए थे। लेकिन नोट मेकिंग में क्या होता है? आप अच्छे से बैठ के बिल्कुल फोकस होके एक किताब को पढ़ रहे हैं, एक पैराग्राफ पढ़ा आपने, नोट उसमें से की पॉइंट्स निकाल लिए, आपने उसको दोबारा पढ़ लिया कि भाई कोई और तो की पॉइंट रह नहीं गया मेरा, तो आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो ये क्या होगा? आप उसको जल्दी से भूल थोड़ी ना पाएंगे। ठीक है, फिर है कि नोट टेकिंग की कुछ टेक्निक्स भी होती है। सबसे पहले है कॉर्नेल मेथड। इसमें क्या होता है? आप
जो लेक्चर है उसके मोस्ट एसेंशियल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं. यू कैन मार्क क्यूज लाइक एन एस्टेरिक और एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द लेफ्ट हैंड कॉलम to mark important details to return to later. The design is flexible and uncomplicated, making it easy to use in various setting or lecture topics. Another advantage to the Cornell method is that you must finish your notes after lecture, which forces you to think about the material you just learned and rephrase it in your own words. This helps you retain more information. Basically कुछ नहीं होता. Cornell notes में आप ऐसे ना कुछ सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं अपने जो पूरा पेपर होता है उसको. ठीक है, यहाँ पर आप कुछ लाइक आपको कुछ क्वेश्चन है या फिर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको आप यहाँ लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जैसे कि मेन आइडिया की क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर आप जो आपके कीवर्ड्स हो गए, आइडियाज़ हो गए या इंपॉर्टेंट डेट्स, पीपल, ये सब हो गया, आप ये सब लिखते हैं. और नीचे आप अपनी समरी लिखते हैं खुद के वर्ड्स में. पहले आपने नोट टेकिंग कर ली, फिर उसको जब सेशन एंड हो गया, जो स्पीकर सेशन जो भी हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे आप खुद उसको अपने खुद के वर्ड्स में क्या करते हैं, लिखते हैं. फिर है मैपिंग मेथड. मैपिंग मेथड में क्या होता है, इसके अंदर आप एक क्रिएटिंग सा विजुअल मैप या फिर डायग्राम बनाते हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट आइडियाज़, कॉन्सेप्ट और इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं. जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये मेन आइडिया हो गया, फिर इससे रिलेटेड और क्या क्या ऑप्शंस है या क्या क्या चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, फिर आप उनसे रिलेटेड क्या है, ऐसे आप एक मैप टाइप बनाते हैं. ठीक है, दिस मेथड फोकस ऑन कैप्चरिंग द मेन टॉपिक और सेंट्रल आइडिया इन द सेंटर ऑफ द पेज. जैसे कि यहाँ पर सबसे सेंटर में है मेन आइडिया. ठीक है, एंड ब्रांचिंग आउट विद कनेक्टिंग लाइन्स टू सब टॉपिक सपोर्टिंग डिटेल्स एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स. You can start by summarizing the main topic and brainstorming ideas to form a visual map. Connect these concepts to create an organized overview of a subject or idea. This makes it easier to review and remember the important points later on. Right? ये तो जनरली सब करते ही है ना. हमने बीच में मेन आइडिया लिख लिया जो मेन टॉपिक है, फिर उसके साइड में उससे रिलेटेड जो और सब टॉपिक है वो लिख लिया, फिर उन सब टॉपिक से रिलेटेड और जो भी छोटी छोटी डिटेल्स है वो आप लिख लेते हैं. फिर इससे क्या होता है, आप जब बाद में इसको देखते हैं ये पूरा जो भी आपने डायग्राम टाइप बनाया है उससे आपको बहुत जल्दी आसानी से चीज़ें याद आ जाती है कि आपने क्या पढ़ा था, किससे रिलेटेड क्या था, कहाँ पर क्या है. फिर है आउटलाइन मेथड. आउटलाइन मेथड में क्या होता है, ये सबसे पॉपुलर और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है नोट टेकिंग का. ठीक है, इसमें आप अपने नोट्स को ना ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं. सबसे ऊपर होता है आपका मेन टॉपिक, फिर उसके नीचे उसका सब टॉपिक, फिर सब टॉपिक के की पॉइंट्स, फिर दूसरा सब टॉपिक अगर है तो ठीक है, ठीक है, फिर उसके की पॉइंट्स, फिर दूसरा मेन टॉपिक क्या है, फिर उसका सब टॉपिक, ऐसे ही इसमें चलता रहता है. सबसे इजी भी है, सबसे कम टाइम लगता है इसमें, और अब जब आप इन नोट्स को वापस आके रिवाइज करते हो तो बहुत ईजी होता है इसे समझने में. फिर है चार्टिंग मेथड. इसके अंदर आप क्या करते हैं, आप एक चार्ट टाइप बनाते हैं, माने आप अलग अलग टेबल और अलग अलग रोज़, मतलब टेबल बनाते हैं जिसके अंदर आप अलग अलग रोज़ और कॉलम्स बनाते हैं, जिसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज में आप लिखते हैं. जैसे कि यहाँ पे है हाउ, इधर एडवांटेजेस, माने कोई टॉपिक है मान के चलो, ठीक है, तो हाउ, एडवांटेज, डिसएडवांटेजेस, ये सब ऐसे ऐसे आप इसमें लिखते हैं. ठीक है, जैसे आपको ना अगर किसी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंट बताना है, जैसे ज़्यादातर साइंस वाले स्टूडेंट्स वो भी करते हैं, मतलब सभी करते हैं. ठीक है, आप कोई टॉपिक है तो आपको डिफरेंस बताना है किन्हीं दो चीज़ों में, तो यहाँ पर आप मेन जो प्रॉपर्टी है साइड में वो लिख देते हैं, फिर यहाँ पे डिफरेंस बता देते हैं कि भाई इसके मान के चलो ए और बी ऐसे करके, मान के चलो ए और बी ऐसे करके कोई दो टॉपिक है या दो कोई कॉन्सेप्ट है, आपको उनके बीच में डिफरेंस बताना है. आपने ऐसे लाइन खींची, यहाँ पे आपने लिख दिया कि किस किस प्रॉपर्टीज़ पे बताना है, फिर आपने यहाँ पे डिफरेंस बता दिया. ठीक है, ये भी ज़्यादातर आपने ये वो मिलता है, ज़्यादातर किताबों में मिलता है ये. ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू द वेरी एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो उसको ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना. और अगर आपके दोस्तों ने भी यही पेपर ऑप्ट किया हुआ है तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना. थैंक यू सो मच.